जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा क्रिया। तो टॉपिक आज है हमारा क्रिया। और क्रिया में प्यारे दोस्तों हमें रचना व क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक, अकर्मक क्रिया, और दूसरी क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। अब वो आपसे रचना के आधार पे पूछे या क्रम के आधार पे, आपको ये ही बताना है कि दो प्रकार की क्रियाएं होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यहाँ पर अकर्मक जो क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया की कुछ कंडीशन है। अकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की जो कंडीशन है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा, वाक्य में कर्म अनुपस्थित रहता है। तीसरा, क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जहां कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं। वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है। वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। जी एक बार रीड कीजिए। तो ये 5 कंडीशन है हमारी प्यारे दोस्तों किसकी? अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में हमें ये आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट के आधार पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट सेंटेंस देगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर वाक्य में कर्ता की प्रधानता रहेगी। कर्ता की प्रधानता का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में मुख्य भूमिका में जो मेन रोल होगा वो कर्ता का होगा, और क्रिया सीधे कर्ता पे डिपेंड होगी। तो कर्ता का जो लिंग वचन होगा, क्रिया का लिंग वचन भी वही होगा। क्यों? क्योंकि वाक्य में कर्म अनुपस्थित रहता है। और जब वाक्य में कर्म अनुपस्थित है तो मुख्य भूमिका हो गई हमारी
कर्ता की। दूसरी चीज हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है क्योंकि कर्म अनुपस्थित है। जहां कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं कहते हैं। आधार का मतलब यह है कि कई बार हम इसी को प्यारे दोस्तों क्या समझ लेते हैं, कर्म समझ लेते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो पक्षी के उड़ने का आधार आकाश है, तो वहां आकाश कर्म नहीं होगा बल्कि आकाश वहां आधार होगा। ऐसे बच्चे मैदान में खेलते हैं तो मैदान वहां खेलने का आधार है, स्थान है, तो इसलिए वहां मैदान कर्म नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी की वजह से आप गलती करते हो। वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है, जबकि सकर्मक क्रिया के जो वाक्य होते हैं उसमें क्या लगाने पर उत्तर की प्राप्ति होती है। अगर हम सेंटेंस में लगाएंगे जैसे राम खाता है तो राम क्या खाता है, तो यहाँ प्यारे दोस्तों क्या का उत्तर मिला ही नहीं कि अमरूद है, सेब है, संतरा है, रोटी है, भोजन है, कुछ भी क्लियर नहीं। शाम पीता है, क्या पीता है, कुछ क्लियर ही नहीं है। तो यानी कि जब क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त हो जाए तो सकर्मक क्रिया का वाक्य होता है, और जब क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त ना हो तो वो अकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। किसका माना जाएगा? अकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। अब सेंटेंस देखिए यहाँ पे, राम पढ़ता है, सीता गाती है, बच्चे सो रहे हैं, मोहन दौड़ रहा है, बंदर उछल रहा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, छात्र मैदान में खेल रहे हैं, मोर जंगल में नाचता है। अब यहाँ पे तो जो पहले 5 सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, उसमें आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि कर्ता और क्रिया के अलावा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर जो ये पढ़ता है, इस पढ़ने का प्रभाव किस पे जाएगा? राम पे जाएगा। कर्म मौजूद ही नहीं है। राम किताब पढ़ता है या अखबार पढ़ता है, एनीथिंग, वो कुछ भी है, ग्रंथ पढ़ता है, रचना पढ़ता है या पाठ पढ़ता है। तो अगर वो यहाँ पे रामायण दे दे, महाभारत दे दे, राम महाभारत पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, रचना पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, तो वो उसका कर्म हो जाता। लेकिन यहाँ पढ़ता क्रिया हो गई और राम कर्ता हो गया और क्रिया का सीधा प्रभाव राम पे गया, कर्ता की प्रधानता हुई। सीता गाती है तो गाने का प्रभाव सीता पे। बच्चे सो रहे हैं तो सोने का आराम किसको मिल रहा है? बच्चे को मिल रहा है। यहाँ मोहन दौड़ रहा है तो इसमें यहाँ प्यारे दोस्तों दौड़ने का प्रभाव मोहन पे। तो ये सारे के सारे, बंदर उछल रहा है तो इसमें यहाँ पे उछलना किस पे गया? प्रभाव बंदर पे। तो ये जो क्रियाएं सारी कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्ता पे इफेक्ट भी डाल रही है, प्रभाव भी डाल रही है। इसीलिए इन पांचों के पांचों सेंटेंस में कर्ता की ही प्रधानता है, क्योंकि कर्म मौजूद है ही नहीं। अब यहाँ गलती क्या करोगे? बाकी के 3 सेंटेंस में आप आकाश को कर्म मान लोगे, यहाँ मैदान को कर्म मान लोगे, यहाँ जंगल को कर्म मान लोगे, जबकि न तो प्यारे दोस्तों जंगल कर्म है, ना मैदान, ना आकाश। ये तो केवल आधार है। ये जो 4th पॉइंट है, जहां कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं। ये उसी के सेंटेंस हैं। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उड़ने का आधार आकाश है। छात्र मैदान में खेल रहे हैं, खेलने का आधार मैदान है। छात्रों के खेलने से मैदान में 4-5 फुट गड्ढे नहीं हो जाएंगे। ऐसे पक्षी के आकाश में उड़ने से आकाश में आग नहीं लग जाएगी।
मोर जंगल में नाचता है, तो जंगल में नाचने से आग नहीं लगेगी। तो यहाँ जंगल आधार है नाचने का। तो इसीलिए हम यही गलती करते हैं कि जहां क्रिया करता है वो तो बता ही देते हैं कि यह कर्मक है, लेकिन जहां आधार दिया होता है कार्य को संपन्न करने का, जो प्लेटफार्म मुहैया कराया जाता है, वो प्लेटफार्म कभी कर्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ आकाश, मैदान, जंगल आधार है। और ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे अकर्मक क्रिया के सेंटेंस हैं। किसके हैं? अकर्मक क्रिया के सेंटेंस है। क्लियर? यहां तक सारी चीज क्लियर है? तो क्या है ये? अकर्मक क्रिया की। जी जी। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। क्लियर? चलो, इसके बाद आगे दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया की कंडीशन क्या होगी? सकर्मक क्रिया में हमें आपको ये ध्यान रखना है, सकर्मक क्रिया वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, एक पॉइंट। दूसरा, वाक्य में कर्म उपस्थित रहता है। वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव, वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार, वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है। कर्म के अनुसार होता है। वाक्य में क्या लगाने पर, वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है? क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है? तो यहां एक बार इनको रीड कीजिए, कंडीशन को पढ़िए और ये देखिए ये किस तरीके से, प्यारे दोस्तों, अकर्मक क्रिया से इसमें क्या क्या चीजें अलग है। वेरी गुड। जी, आप किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ रहे हो, सब में यही चीजें पूछी जाएगी जो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। बेसिक से लेके सारी चीजें कंटिन्यू हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अभी क्या बताया गया आपको? अकर्मक क्रिया। अभी क्या बताया गया आपको? अकर्मक क्रिया। क्लियर?
वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यह अकर्मक क्रिया का है, जबकि यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। दोनों में अंतर आया। तो यहाँ कर्म का रोल मेन होता है, यहाँ कर्म अपनी मुख्य भूमिका में होता है, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाक्य में कर्म अनुपस्थित रहता है। किसमें? अकर्मक क्रिया के सेंटेंस में कर्म होगा ही नहीं। लेकिन यहां आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि वाक्य में कर्म उपस्थित रहेगा, तो वहां कर्म उपस्थित नहीं है, यहां कर्म उपस्थित है। वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सेंटेंस में दोनों ही है, कर्ता भी है और सेंटेंस में प्यारे दोस्तों कर्म भी है। तो कर्ता का रोल ना होकर किसका रोल होगा? कर्म का रोल होगा, और क्रिया सीधे कर्म पर ही प्रभाव डालेगी। वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है, जबकि वहां कर्ता के अनुसार लिंग वचन पुरुष होता है। वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है, जबकि ये कंडीशन हमें ये कह रही है कि वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो एकदम पांचों की पांचों स्टेटमेंट अकर्मक क्रिया से डिफरेंट हुई। अब ये सारे सेंटेंस किसके थे? हमारे अकर्मक क्रिया के। क्यों? क्योंकि इसमें किसी में भी कर्म मौजूद है ही नहीं। और जब कर्म मौजूद नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे अकर्मक क्रिया के कहलाए। जब हम ज्ञान के आगे दोस्तों ए लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अज्ञान हुआ। और जब हमने यहाँ कर्म के आगे ए लगा दिया तो इसका मतलब अकर्मक हुआ ना। जहां कर्म नहीं है वो क्या कहलाया? अकर्मक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाया? हमारा अज्ञान। क्यों कहलाया? क्योंकि हमने ज्ञान के आगे ए लगाया। ऐसे ही कर्म के आगे ए लगाया तो अकर्मक, इसलिए यहाँ कर्म नहीं है। सकर्मक में क्या होता है? जैसे यहाँ परिवार शब्द ले लिया हमने और परिवार में हम यहाँ से लगा देंगे तो क्या हो गया? सहपरिवार, अर्थात जो परिवार के सहित है, परिवार के साथ है। जो कर्म के साथ है वो सकर्मक। ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जहां कर्म मौजूद होगा वही क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्लियर? अब इसके सेंटेंस लेते हैं और उन सेंटेंस के माध्यम से चीजों को पहचानने की कोशिश करते हैं। राम अखबार पढ़ता है। मोहन गाना गाता है। सीता ने नृत्य किया। बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं। माली ने पके पके आम तोड़े। ड्राइवर बस चला रहा है। शीला स्वेटर बुनती है। आप हिंदी पढ़ रहे हो। ये 8 सेंटेंस हैं और आठों के आठों सेंटेंस में प्यारे दोस्तों क्या है? कर्म मौजूद है।
और जहां कर्म मौजूद होगा वो क्या कहलाएगा? ये सारे के सारे सहकर्मक क्रिया के वाक्य कहलाएंगे। ये पांचों की पांचों कंडीशन अप्लाई करनी है इन पे। पहले ये कंडीशन पढ़िए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। जी, राम अखबार पढ़ता है, यहां पे अखबार कर्म है। मोहन गाना गाता है, गाना यहां पे प्यारे दोस्तों कर्म है। सीता ने नृत्य किया, यहां नृत्य कर्म है। बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं, यहां पतंग कर्म है। माली ने पके पके आम तोड़े, कच्चे छोड़ दिए, पके पके आम कर्म है। ड्राइवर बस चला रहा है, चल ड्राइवर नहीं रहा है, बस चल रही है, बस यहाँ कर्म है। शीला स्वेटर बुनती है, तो यहाँ स्वेटर कर्म है। और आप हिंदी पढ़ रहे हो, तो यहाँ हिंदी कर्म है। पढ़ने का प्रभाव हिंदी पे गया, बुनने का प्रभाव स्वेटर पे गया, चलने का प्रभाव बस पे गया, तोड़ने का प्रभाव पके पके आम पे गया, उड़ने का प्रभाव पतंग पे गया। यहाँ पे किया क्या गया? नृत्य। गाया क्या गया? गाना। यहाँ पढ़ा क्या गया? अखबार। कंडीशन क्या क्या है जी? वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि वाक्य में कर्म मौजूद होता है, वाक्य में कर्म उपस्थित रहता है। सब में कर्म उपस्थित था। वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़ता है। सारे सेंटेंसों में यहाँ कर्ता था। राम, मोहन, सीता, बच्चे, माली, ड्राइवर, शीला, आप, ये सारे कर्ता थे। कर्ता के होते हुए भी कर्म प्रधान है। हर सेंटेंस में कर्ता भी था, लेकिन कर्ता के होते हुए वाक्य में क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार होगा। तो जो भी कर्म का लिंग, वचन, पुरुष है वही क्रिया का होगा। जो क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष है वो कर्म का है। वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है? क्या लगाने पर? क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है? राम क्या पढ़ता है? उत्तर आ गया अखबार। मोहन क्या गाता है? उत्तर आ गया गाना। सीता ने क्या किया? उत्तर आ गया नृत्य। बच्चे आकाश में क्या उड़ाते हैं? उत्तर आ गया पतंग। माली ने क्या तोड़े या क्या तोड़ा? पके पके आम। ड्राइवर क्या चलाता है? बस। शीला क्या बुनती है? स्वेटर। आप क्या पढ़ रहे हो? हिंदी। तो क्या लगाने पर उत्तर की प्राप्ति हो गई। इसलिए सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाए? हमारे सहकर्मक क्रिया की। तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा सहकर्मक क्रिया के सारे सेंटेंस है। क्लियर? और ये सारे के सारे सेंटेंस किसके थे? ये सारे के सारे थे अकर्मक क्रिया की। अगर समझ में आ गया है तो प्यारे दोस्तों एक बार जितने भी बच्चे लाइव है ओके कीजिए, यस कीजिए जी। आपके कमेंट नहीं आ रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी ऐप पे, उसको दूर किया गया है। क्लास तो अपने समय से ही चल रही है, लेकिन क्लास लाइव बाद में हुई, ठीक है। और कमेंट आपके कुछ ही मिनट पहले मेरे सामने आए। अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ गया है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ निशा जी, कुछ प्रॉब्लम है ऐप पे, हाँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो में वो ही है। नहीं, अब तो सारी चीजें ठीक चल रही हैं, बच्चों के भी कमेंट हैं, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। किसी भी तरह का कोई डाउट? ठीक, नहीं, जो छूट गया वो मैंने हटा दिया मैं तो आगे बढ़ गया था, क्रिया की तमाम डेफिनेशन बता के, क्रिया के भेदों के बारे में चर्चा करके, ठीक है। हाँ, तो वो मैंने हटा दिया, फिर जब पता चला कि बाद में बच्चे लाइव हुए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी, बस आप इस चीज़ों को यहीं से लोगे। इससे पहले की जो चीज़ थी वो मैंने सारी हटा दी है, दोबारा से मैंने कंप्लीट किया, मैं तो आगे बढ़ गया था काफ़ी। तो यहाँ रचना व कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वो होते हैं प्यारे दोस्तों दो। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सहकर्मक क्रिया। क्वेश्चन क्या बना हमारा? रचना के आधार पर क्रिया के भेद,
आपका आंसर होगा 2। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, आपका आंसर होगा 2। कौन से? अकर्मक और सकर्मक। फिर अकर्मक क्रिया क्या है? 5 कंडीशन। चौथी कंडीशन में ये ध्यान रखना है, यहीं से सबसे ज्यादा गलती करोगे। जहां कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, उसे कर्म नहीं कहते हैं। इसके दोबारा फिर एग्जाम्पल लूंगा अभी, ठीक है। ये 5 कंडीशन थी, इन 5 कंडीशनों को हमने 8 सेंटेंस पे अप्लाई करके देखा। ये सारे के सारे अकर्मक के सेंटेंस थे। 5 कंडीशन हमने सकर्मक क्रिया की बताई, फिर उसके 8 सेंटेंस लिए और इस पे हमने कंडीशनों को पांचों की पांचों को अप्लाई करके देखा कि ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे किसके थे दोस्तों? सकर्मक क्रिया के। अब मैं कुछ सेंटेंस और ले लेता हूं। अगर आपको लगता है कि इसमें अकर्मक क्रिया है तो आप 1 टाइप करोगे, और आपको लगता है कि सकर्मक क्रिया है तो 2 टाइप करोगे। तो यहां ध्यान रखना है, अकर्मक क्रिया के लिए 1 टाइप करना है और सकर्मक क्रिया के लिए 2 टाइप करना है। सकर्मक क्रिया के लिए आप 2 टाइप करोगे। चलो जी, मोदी जी पलंग पर सोते हैं। योगी जी, मोदी जी पलंग पर सोते हैं, योगी जी जमीन पर सोते हैं। खट्टर, खट्टर कौन? मनोहर लाल खट्टर। खट्टर जी गाड़ी में सो रहे हैं। खट्टर जी गाड़ी में सो रहे हैं। राम आम खाता है। मीरा कार चला रही है। केजरीवाल किसी को सोने नहीं देता। केजरीवाल किसी को सोने नहीं देता। माली पौधों को पानी दे रहा है। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। चलो जी, ये 8 सेंटेंस है दोस्तों। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें से अकर्मक का है, कौन सा सेंटेंस इसमें सकर्मक का है। अकर्मक के लिए आपको 1 टाइप करना है और सकर्मक के लिए आपको 2 टाइप करना है। क्लियर? यहाँ क्या है? मोदी जी पलंग पर सोते हैं, तो यहाँ सोने का प्रभाव प्यारे दोस्तों पलंग पे पड़ेगा या मोदी जी पे पड़ेगा, आपको ये देखना है। तो यहाँ सोने का प्रभाव पड़ेगा मोदी जी पे, क्योंकि सोना जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। सोने से जो आराम मिलेगा, सोने का जो मजा लेगा वो मोदी लेगा, पलंग नहीं लेगा। तो पलंग तो जैसा है सोने के बाद ऐसा ही रहेगा। क्लियर? तो आपको ये नहीं है कि सोने से पलंग में जो है नई तरह के जो प्यारे दोस्तों रंग बिरंगे गुब्बारे निकल आएंगे। तो यहाँ सोने का प्रभाव किस पे पड़ा? मोदी जी पे पड़ा।
और जब सोने का प्रभाव मोदी जी पे पड़ा तो ये सेंटेंस हमारा अकर्मक क्रिया का हुआ। योगी जी जमीन पर सोते हैं, यहाँ सोने का प्रभाव किस पे पड़ा? योगी जी पे। जमीन आधार है, पलंग आधार है, ये कर्म नहीं है। क्लियर? और आपको यही बताया गया। इससे पहले जो फोर्थ कंडीशन बताई, इसी की वजह से आप अलग ये चीजें गलत करते हो। आपको क्या बताया गया? जहां कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, उसे कर्म नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आधार। इसे फोर्थ कंडीशन को पढ़िए। फोर्थ कंडीशन यही सबसे बड़ी समस्या है कि प्लेटफार्म जो होता है जहां कार्य संपन्न होता है, आप उसी को कर्म मान लेते हो। उसी को क्या मान लेते हो? आप कर्म मान लेते हो। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि सोने का प्रभाव योगी जी पे गया, इसलिए इसमें जमीन केवल आधार है, पलंग केवल आधार है। इसमें कर्ता की प्रधानता है, इसमें भी कर्ता की प्रधानता है। और क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार आ रहा है प्यारे दोस्तों? मोदी और योगी जी के अनुसार। क्योंकि जब भी हम आदर के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, क्रिया बहुवचन की प्रयोग होती है। खट्टर जी गाड़ी में सो रहे हैं, तो यहाँ खट्टर एक है, लेकिन हमने यहाँ जी लगाया है। आदर के लिए जब प्रयोग करेंगे तो क्रिया क्या होती है? बहुवचन, रहे हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ गाड़ी पे सोने का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किस पे पड़ेगा? खट्टर जी पे। तो यहाँ जब खट्टर जी पे इफेक्ट पड़ेगा तो ये सेंटेंस भी अकर्मक क्रिया के होंगे। ये भी सेंटेंस हमारा क्या है? अकर्मक क्रिया का। राम आम खाता है, खाने का प्रभाव राम पे नहीं बल्कि आम पे पड़ेगा। आम ही खाने के दौरान कम होगा। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ आम क्या है? कर्म है। और जब ये कर्म है तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाया? सहकर्मक क्रिया का सेंटेंस कहलाया। तो इसमें कौन सा है? सहकर्मक क्रिया। मीरा कार चला रही है, तो यहाँ प्यारे दोस्तों चल क्या रही है? यहाँ कार। तो कार यहाँ कर्म है, यहाँ आम कर्म है। तो ये भी क्या कहलाया? सहकर्मक क्रिया। केजरीवाल किसी को सोने नहीं देता, तो यहाँ किसी को पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ किसी पे क्या है? यहाँ प्यारे दोस्तों कर्म है। तो सोने नहीं दे रहा है किसको? किसी को। तो किसी को क्या हो गया? यहाँ कर्म। ये भी कहलाया सहकर्मक क्रिया। माली पौधों को पानी दे रहा है, तो पानी किसको दे रहा है? पौधों को। और पौधे यहाँ क्या कहलाए प्यारे दोस्तों? कर्म। यहाँ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलने का प्रभाव किस पे पड़ा? कर्म पे पड़ा, अर्थात क्रिकेट। तो ये क्या है? हमारे सहकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। तो पहले 3 सेंटेंस को छोड़ के बाकी सारे के सारे सहकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। और पहले 3 सेंटेंस में क्या है दोस्तों? आपको ये ध्यान रखना है, अकर्मक क्रिया। क्लियर? यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई है, आपने उन कंडीशनों को भी प्रूफ कर लिया है, साथ के साथ में मिक्स क्वेश्चन और मिक्स आपको सेंटेंस लेके भी सहकर्मक और अकर्मक दोनों की कंडीशनों को आपने अप्लाई किया। इसी तरीके से आपको करना है। दिक्कत आपके साथ क्या होती है? जब आपसे वाच्य पूछा जाता है तब उस समय आप सहकर्मक अकर्मक में दिमाग लगा रहे होते हो। वाच्य सहकर्मक अकर्मक के आधार पर ही होते हैं। अगर हम कर्तवाच्य की बात करते हैं तो उस कर्तवाच्य में सहकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। और जब हम प्यारे दोस्तों वहां पे कर्मवाच्य की बात करते हैं तो वहां केवल और केवल सहकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, वहां अकर्मक क्रिया नहीं होती। दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी क्रिया के लिए हमें किसी प्यारे दोस्तों कर्म की आवश्यकता होती है तो वे क्रियाएं ही सहकर्मक क्रिया होगी। जैसे पीना क्रिया है, तो जब पीना जो क्रिया मान के चलो वो सेंटेंस में आपसे नहीं पूछ रहा है, तो यहां अब एक क्रिया आ गई प्यारे दोस्तों, यहां खाना, एक क्रिया आ गई यहां पीना, और एक क्रिया आ गई यहां पे खेलना। क्लियर? तो ये खाना पीना खेलना ये तीनों की तीनों क्रियाएं सहकर्मक क्रिया होगी। अब उसको सेंटेंस में नहीं पूछना, उसको केवल और केवल प्यारे दोस्तों इस रूप में पूछना है कि खाना बताइए अकर्मक है या सहकर्मक है। या फिर वो क्या करेगा, आपको यहां पे दे देगा सोना, चलना, रोना, हंसना, मुस्कुराना, ये दे दिया आपको। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सी क्रिया अकर्मक है कौन सी सहकर्मक है। ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है।
एक तो क्वेश्चन था हमारा स्टेटमेंट वाला अकर्मक और सहकर्मक का, जो आपको दी गई 5 स्टेटमेंट। दूसरा होता है उनके सेंटेंस देगा अकर्मक और सहकर्मक के, उसमें पूछ लेगा इसमें से अकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए, सहकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए कौन सा है। फिर वो वाक्य देगा ही नहीं, आपको केवल क्रिया देगा, क्योंकि आप पढ़ ही क्रिया रहे हो। तो यहाँ जो ये खाना है ये सहकर्मक क्रिया है। क्यों है प्यारे दोस्तों ये खाना सहकर्मक क्रिया? क्योंकि खाने की क्रिया के लिए आपको किसी न किसी कर्म की आवश्यकता है, और जिसके लिए कर्म की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कर्म का होना निश्चिंत होगा, तो सहकर्मक क्रिया है। आप रोटी खाओगे, आप सेब खाओगे, आम खाओगे, अमरूद खाओगे, तो खाने की क्रिया किसी दूसरी वस्तु पदार्थ के बिना नहीं हो सकती, तो इसलिए उसकी कर्म की आवश्यकता है। तो जिन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता होती है वो सहकर्मक क्रिया कहलाती है। पीना है, चाय पियोगे, पानी पियोगे, लस्सी पियोगे, या प्यारे दोस्तों आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पियोगे, आप तो यानी कि कोई भी जूस पियोगे, तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ पीने का पेय पदार्थ चाहिए, और जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है वो सहकर्मक क्रिया, इसलिए पीना भी बिना पेय पदार्थ के नहीं होगी, बिना खाद्य पदार्थ के खाना नहीं होगा, तो इसके लिए कर्म की आवश्यकता है, इसलिए सहकर्मक है। खेलना, कोई ना कोई गेम खेलोगे आप, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, कुश्ती है, कोई ना कोई गेम खेलोगे, ये भी किसी न किसी गेम पर ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये तीनों की तीनों क्रियाएं जो है हमारी, ये क्या कहलाई? सहकर्मक क्रिया कहलाई। ये क्या कहलाएगी? हमारी सहकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्लियर? और ये जो क्रिया कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी अकर्मक क्रिया। ये क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब जैसे सोना है, अब मान के चलो आप सोने जा रहे हो, तो उसके लिए ये नहीं जरूरी कि आपको किसी की आवश्यकता पड़े, कर्म की आवश्यकता पड़े, डायरेक्ट कर्ता से जुड़ी हुई है। कर्ता जब चाहेगा सोएगा, कर्ता को नींद नहीं आ रही है तो सोने की क्रिया नहीं होगी। ऐसे चलना क्रिया कर्ता पे डिपेंड है, यहाँ पे रोना कर्ता पे डिपेंड है, किसी कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। हंसना कर्ता पे डिपेंड है, मुस्कुराना कर्ता पे डिपेंड है। इन क्रियाओं के लिए आपको आधार की आवश्यकता नहीं है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो जिन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो वे कहलाती है अकर्मक क्रिया, जिनको कर्म की आवश्यकता हो वो क्या कहलाती है? सहकर्मक क्रिया। जी, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, केजरीवाल किसी को सोने नहीं देता, तो यहां केजरीवाल क्या है? कर्ता, किसी को क्या है? कर्म। तो ये जरूरी नहीं है, संज्ञा भी कर्म हो सकता है, सर्वनाम भी कर्म हो सकता है। तो यहां केजरीवाल किसी को सोने नहीं देता, तो सोने कौन नहीं देता है? केजरीवाल, ये कर्ता हुआ। लेकिन किसको नहीं सोने देता? कोई भी यहाँ व्यक्ति हो सकता है, दूसरा नेता हो सकता है, ठीक है, वो कांग्रेस का हो सकता है, बीजेपी वाला हो सकता है। तो यहाँ सोया कौन नहीं? केजरीवाल तो वहां कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में कौन है? यहाँ किसी के। इसलिए ये क्या कहलाया यहाँ पे? इसमें ये कर्म हो गया, इसमें ये कर्म है, इसमें क्रिकेट कर्म है, इसमें कार, इसमें आम, ये सारे के सारे सहकर्मक हो गए। इसमें आप गाड़ी, जमीन, पलंग को कर्म मानोगे तो गलती कर दोगे। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ गाड़ी, जमीन और पलंग कर्म नहीं है, बल्कि आधार है जहाँ कार्य संपन्न हो रहा है। मैं ये व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ या स्मार्ट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो ये स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड मेरे लिखने का आधार है, कर्म नहीं है। कर्म तो मेरा हिंदी है, जो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं आपको, क्लियर? मैं करता हूं, क्रिया लिखने की कर रहा हूं, और जो हिंदी लिख रहा हूं वो हिंदी का आपका कर्म है। लेकिन ये क्या है? आधार है। अगर मैं स्मार्ट बोर्ड पर लिखता हूं तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये आधार का काम करेगा, कर्म का काम नहीं करेगा। आपका रजिस्टर कर्म नहीं है, आपका रजिस्टर जिस पर आप नोट करते हो चीजों को, वो आधार है, अधिकरण कारक है वो। क्लियर? चलो जी, ये क्या थे हमारे अकर्मक और सहकर्मक। तो ये थे आपके 3 तरह की क्वेश्चन की वैरायटी जो आपके सामने आई। इसके बाद आपको क्या करना है? क्रिया का दूसरा भेद है अर्थ व प्रयोग। अर्थ व प्रयोग के, अर्थ व प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद।
कितने भेद होंगे? 8 से लेके 10 तक। अगर आपको सकर्मक अकर्मक समझ में आ गया तो प्लीज आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। फिर आगे पढ़ेंगे ये अर्थ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 8 से लेके 10 भेद है। कौन कौन से भेद हैं जी? एक है यहाँ पे मूल क्रिया। मूल क्रिया इसी को क्या कहते हैं? धातु भी कहते हैं। वेरी गुड। देखो, जब आपसे पूछा जाए, जितने भी बच्चे लाइव हैं, जब आपसे पूछा जाए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आगे वाली जो चीज है ना, वो जो पीछे वाली चीज है उस पर डिपेंड है। आगे हमें बढ़ने में तभी फायदा जब पीछे की सारी चीजें क्लियर हो। और जब पूछा जाए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उस समय सबका कमेंट करना, यस करना, ओके करना जरूरी होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नो करो, तो मुझे पता है आपको दिक्कत कहाँ होगी, क्योंकि जो चीज रटी हुई है उसी में समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसको समझ में आ गया है तो उसी को फिर आगे की कंडीशन बताएंगे, चीजें बताएंगे, इसलिए वो उस समय रिस्पॉन्स देना जरूरी होता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है। या कई बार क्या होता है, आगे की जो चीज होती है, ठीक है, जो पीछे वाली चीज है उसी के साथ उसको रिपीट किया जाता है। चलो जी, इनको समझ में नहीं आया, एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, तो उनको अब इस तरीके से बताएंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और कुछ ऐसे हैं कितनी बार 10 बार भी समझाएंगे तो नहीं समझेंगे, ऐसे भी होने जरूरी है। 1-2 बच्चा अगर ऐसा है तो ऐसा रहना जरूरी है। उसका कारण यह है कि आप तब तक नहीं सीख सकते किसी से जब तक आप खुद तत्पर ना हो, खुद एक्टिव ना हो और समझना ना चाहते हो। क्योंकि जब तक आप वे प्रीवियस नॉलेज जो पहले से आपने रट्टा मारा हुआ है अकर्मक सकर्मक क्रिया का, जब तक उसको जहन में रखोगे, दिमाग में रखोगे, आप नई चीज उसमें सेव कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए उन चीजों को साइड में रख के नए ढंग से चीजों को जब सीखने की कोशिश करोगे तो रोज नई चीज सीख पाओगे, कुछ ना कुछ आप रोज नया सीख पाओगे। ये क्या कहलाता है? क्रिया का सबसे छोटा रूप। क्रिया का सबसे छोटा रूप। क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल क्रिया अर्थात मूल क्रिया अर्थात धातु कहलाता है। क्रिया का सबसे छोटा रूप। क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया अर्थात धातु कहलाता है। जैसे खा, पी, खेल, चल, जा, देख, चढ़, लिख, हंस। तो इनसे छोटा कोई भी क्रिया का रूप नहीं बन सकता। इसीलिए इनको हम धातु भी कहते हैं, इनको हम मूल क्रिया भी कहते हैं। संस्कृत में धातु बोला जाता है, हिंदी में मूल क्रिया बोला जाता है और इंग्लिश में इनको हम वर्ब बोलते हैं। तो ये अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो 8 से 10 भेद हैं हम इनको पढ़ रहे हैं। तो मूल क्रिया धातु किसे कहेंगे? क्रिया का सबसे छोटा रूप, अर्थात इससे छोटा कोई भी रूप हम इसका नहीं बना सकते। दूसरा जो रूप होता है इसमें वो है सामान्य क्रिया। वो क्या है? सामान्य क्रिया। और सामान्य क्रिया की क्या खासियत है?
धातु अर्थात मूल क्रिया, धातु अर्थात मूल क्रिया, धातु अर्थात मूल क्रिया में, धातु अर्थात मूल क्रिया में ना लगाने पर, धातु अर्थात मूल क्रिया में ना लगाने पर, ना लगाने पर सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया का रूप बनता है। दूसरा, मूल क्रिया, मूल क्रिया का ना अंत वाला रूप, मूल क्रिया का ना अंत वाला रूप, मूल क्रिया का ना अंत वाला रूप सामान्य क्रिया कहलाती है। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया कहलाती है। तीसरा, धातु ना बराबर क्या हो गया, सामान्य क्रिया हो गई। क्या हो गई, सामान्य क्रिया। जैसे खाना, पीना, खेलना, जाना, चलना, चढ़ना, हंसना, देखना, ये सारी की सारी क्या है, सब में ना लगा हुआ है। और जब हम ना का प्रयोग करते हैं, इसमें भी ना, इसमें भी ना, इसमें भी ना, इन सब में हमने क्या प्रयोग किया, मूल क्रियाओं में देखना ना का प्रयोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम यहाँ मूल क्रिया है और इस लिख में अगर मैं ना लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, लिखना हमारा सामान्य क्रिया बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सामान्य क्रिया। चलो जी, तो ये क्या है, सारी की सारी हमारी सामान्य क्रिया। 3 स्टेटमेंट आपके सामने आई, उसमें से एक आपको ध्यान रखना है। धातु मूल क्रिया को कहते हैं, जो क्रिया का सबसे छोटा रूप है। उसमें अगर हम यहां ना जोड़ देते हैं तो वो क्या बनाएगी, सामान्य क्रिया, जैसे ये बनी हुई। तो यहाँ धातु अर्थात मूल क्रिया में ना लगाने पर सामान्य क्रिया का रूप बनता है। मूल क्रिया का ना अंत वाला रूप सामान्य क्रिया कहलाती है। धातु या ना मूल क्रिया प्लस ना क्या बन गया, सामान्य क्रिया। ये क्या थी, हमारी दूसरी क्रिया थी। तीसरी क्रिया क्या है, तीसरी क्रिया है हमारी साधारण क्रिया। क्या है, साधारण क्रिया। और साधारण क्रिया की खासियत क्या है, साधारण क्रिया के अंतर्गत मूल क्रिया, मूल क्रिया अर्थात धातु में कर जोड़ने पर, मूल क्रिया अर्थात धातु में कर जोड़ने पर साधारण क्रिया बनती है। साधारण क्रिया, साधारण क्रिया का रूप बनता है। दूसरा, मूल क्रिया का कर अंत वाला रूप, कर अंत वाला रूप साधारण क्रिया, साधारण क्रिया
कहलाती है, साधारण क्रिया कहलाती है। तीसरा, मूल क्रिया प्लस कर बराबर साधारण क्रिया। फोर्थ, क्रिया की समाप्ति वाला रूप, क्रिया की समाप्ति वाला रूप साधारण क्रिया का होता है। क्रिया की समाप्ति वाला रूप साधारण क्रिया का होता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस भी क्रिया के अंत में कर लगा होगा वो क्रिया की समाप्ति का रूप प्रकट करेगा। वो क्या करेगा? क्रिया की समाप्ति का रूप प्रकट करेगा। जैसे खाकर, पीकर, खेलकर, पढ़कर, देखकर, चढ़कर, लिखकर, हंसकर, ये सब खाकर, पीकर, खेलकर, ये सब क्या है? अब जब इनके साथ एक क्रिया हम और प्रयोग कर देंगे तो ये वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। वह रोटी खाकर चाय पीता है, तो ये जो रोटी खाकर चाय पीता है तो वहां जो चाय पीना है वो समापी का क्रिया हुई और रोटी खाकर पूर्वकालिक क्रिया हुई। तो जब इनके साथ कोई भी दूसरी क्रिया होगी तो यही क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया बनेगी। क्यों? क्योंकि जब दो क्रियाओं में से एक क्रिया समाप्त हो जाए, दूसरी चल रही हो, तो पहली समाप्त होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं। लेकिन जब ये अकेले आए, इनके साथ कोई क्रिया ना हो, जैसे खाकर, मैं खाकर जाऊंगा, ठीक है, वह चाय पीकर आएगा, तो यहां आपको ध्यान रखना है चाय पीकर आएगा, दो क्रिया का प्रयोग कर दिया। खाकर जाऊंगा, एक क्रिया का प्रयोग हुआ। तो यहां जब जब ये अकेले हैं और क्रिया की समाप्ति को बता रहे हैं, इनके साथ कोई भी दूसरी क्रिया नहीं आई है, तब तक ये साधारण क्रिया कहलाएगी। और जब सेंटेंस में इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग किसी दूसरी क्रिया के साथ करेंगे, वो क्रिया जारी हो और ये समाप्त हो, तो ये बन जाती है सारी की सारी पूर्वकालिक क्रिया। क्या बन जाती है? पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। इसके बाद क्या है? सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। जो क्रिया मूल क्रिया के साथ या अलग से आए तो वे सहायक क्रिया कहलाती है। वे सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे मूल क्रिया जा ले लिया, इसमें ता, ती, ते का प्रयोग किया, है, हो और हूं का प्रयोग किया। ये क्या है? ये सारी की सारी सहायक क्रियाएं। तो ऐसे ही हमने यहाँ क्या प्रयोग किया? रहा, रही और रहे, और यहाँ प्रयोग कर लिया हमने है, हो और उहू। ऐसे ही यहाँ चूका, चूकी, चूके, क्लियर। और ऐसे ही हमने यहाँ प्रयोग कर लिया होगा, होगी और होंगे। ऐसे ही रहा, रही, रहे, और यहाँ था, थी और थे। ये चुका, चुकी, चुके, होगा, होगी, होगे, रहा, रही, रहे, था, थे, थी, है, हो, हूं, ये सब क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों?
ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी कहलाती हैं सहायक क्रिया। यहाँ पे हमने लिख प्रयोग किया, लिख रहा था, लिख रहा है। यहाँ हमने प्रयोग किया प्यारे दोस्तों पढ़ का प्रयोग कर लिया। यहाँ हमने प्रयोग कर लिया हंस का, वह हंस रहा था, हंस रही थी, हंस रहे थे। तो ये जो लिख पढ़ और हंस क्या है, ये मूल क्रिया धातु है। और इन धातुओं के साथ में आ जाए या इन धातुओं से अलग है। पानी उबल रहा था, ठीक है, समुद्र उफन रहा था, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब सहायक क्रियाएं हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो जो मूल क्रियाओं के साथ आए या मूल क्रियाओं से अलग जिनका हम प्रयोग करते हैं मूल क्रियाओं के साथ, वे सब क्या कहलाए, हम सहायक क्रिया कहलाए। वे सारी की सारी क्या कहलाए, सहायक क्रियाएं कहलाई। इसके बाद पांचवा जो हमारा है वो है संयुक्त क्रिया। क्या है, संयुक्त क्रिया। यहां तक चीजें समझ में आई। ये चार जो हम करें अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें मूल क्रिया धातु के बारे में बताया गया आपको, सामान्य क्रिया साधारण क्रिया के बारे में बताया गया, और सहायक क्रिया। यहां तक चीजें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक चीजें क्लियर? बेसिक क्वेश्चन है, जब उसको इसमें से पूछना होता है ये चार ही ऑप्शन में देगा वो, मूल क्रिया, सामान्य क्रिया, साधारण क्रिया और सहायक क्रिया। इसके बाद जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा वो पूछा जाता है फिर आपसे क्या, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा के बारे में पूछा जाता है। क्लियर? चलो जी, यहाँ पे क्या है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहाँ होती है, जहां दो क्रिया एक साथ आरंभ हो, एक साथ समाप्त हो। जहां दो क्रिया एक साथ आरंभ हो और एक साथ समाप्त हो, क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया। जहां कार्य में निरंतरता, जहां कार्य में निरंतरता और नित्यता पाई जाती है। जहां सनातन सत्य दिखाई दे या बताया जाए। जहां विवशता प्रकट हो। जहां कार्य की समाप्ति व अवकाश, कार्य की समाप्ति व अवकाश हो, कार्य की समाप्ति व अवकाश हो। जहां कार्य का आरंभ होना पाया जाए। जहां कार्य का आरंभ होना पाया जाए। तो इन 6 कंडीशनों में संयुक्त क्रिया होती है। क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है इन 6 कंडीशनों में। कैसे होगी, यहां पे देखिए, वह दौड़ते दौड़ते थक गया। वह दौड़ते दौड़ते थक गया।
वह उसे अचानक मार बैठा। वह उसे अचानक मार बैठा। दाल में घी डाल देना। सूरज पूरब दिशा में निकलता है। गरीब की बीवी सबकी भाभी हुआ करती है। पानी बरस रहा है। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। मैं अब जा रहा हूं। मैं कल नहीं आऊंगा। ये सारे के सारे क्या हैं? संयुक्त क्रिया के वाक्य हैं। किसके वाक्य हैं? संयुक्त क्रिया के वाक्य। कैसे हैं देखो। वह दौड़ते दौड़ते थक गया, तो यहां एक क्रिया हुई दौड़ना। क्लियर? जब दो क्रियाओं के बीच में योजक चिन्ह हाइफन आता है तो वो भी प्यारे दोस्तों क्या है? संयुक्त क्रिया होती है। ये आपको ध्यान रखना। दो क्रियाएं, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सब संयुक्त क्रिया है। दो क्रिया एक साथ खेलना शुरू होगा तो कूदना भी शुरू, कूदना बंद तो खेलना भी बंद। तो खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया। रोना धोना संयुक्त क्रिया है। तो जब दो क्रियाओं के बीच में हाइपन हो, योजक चिन्ह हो, संयुक्त क्रिया हुई। एक पॉइंट। तो यहां दौड़ते दौड़ते थक गया, तो थक गया एक क्रिया है, दौड़ना एक क्रिया। तो जैसे दौड़ना शुरू, थकना शुरू, दौड़ना बंद, थकना बंद, दो क्रिया एक साथ शुरू एक साथ समाप्त। वह उसे अचानक मार बैठा। मारना और बैठना दो क्रियाएं हैं, एक साथ शुरू हुई और एक साथ समाप्त हुई। दाल में घी डाल देना, डालना और देना। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये देना और लेना, ये संयुक्त क्रिया, क्योंकि दो क्रिया हाइपन आ गया। दे देना और ले लेना, ये भी संयुक्त क्रिया है। ये भी क्या है? संयुक्त क्रिया। जब भी दो क्रियाओं के बीच में अगर वो आवर्ती करती है या यार दोस्तों अलग अलग क्रियाएं हैं दोनों, तो भी वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। ये तीनों कंडीशन किसकी है? संयुक्त क्रिया की है। तो दे देना, ले लेना, देना लेना, ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया। तो यहां डाल और देना संयुक्त क्रिया। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, सनातन सत्य है। भारत में जब भी सूरज पूर्व दिशा में निकलेगा, जब भी सूरज निकलेगा तो पूर्व दिशा में निकलेगा। तो सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, ये सनातन सत्य है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, ये सनातन सत्य है। क्लियर? गरीब की बीवी सबकी भाभी हुआ करती है, ये व्यवस्था है। क्या है यहाँ? गरीबी उसकी व्यवस्था है। तो गरीब की बीवी सबकी भाभी हुआ करती है, ये क्या है? व्यवस्था है। पानी बरस रहा है, इसमें निरंतरता है। कार्य के होने में जहां निरंतरता पाई जाए, कंटिन्यूटी पाई जाए, संयुक्त क्रिया है। पानी बरस रहा है, निरंतरता के कारण संयुक्त है। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, तो बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, इसमें प्रोग्रेस है, प्रगति है। और जहां कार्य उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जा रहा हो, आगे होता जा रहा हो, संयुक्त क्रिया है। तो यहां प्यारे दोस्तों क्या है? बढ़ता और जा रहा है, बरस और रहा है। मैं अब जा रहा हूं, मैं अब जा रहा हूं। तो यहां क्या है? कार्य की समाप्ति है। मैं अब जा रहा हूं, कार्य समाप्त हो गया।
और मैं कल नहीं आऊंगा, यह अवकाश है। तो यानी कि जहां अवकाश की बात हो, कार्य की समाप्ति की बात हो, उत्तरोत्तर चीजों को बढ़ने की प्रगति की बात हो, कार्य में निरंतरता की बात हो, गरीब की व्यवस्था की बात हो, नित्यता की बात हो, सनातन सत्यता की बात हो। नित्य मतलब जो सदैव से रहा है, अब भी है, आने वाले समय में भी होगा, 1000 साल पहले भी था, वो नित्यता है। तो इसलिए दाल में घी डाल देना, दो दो क्रियाएं, तो ये सारे के सारे क्या कहलाए? हमारे संयुक्त क्रिया के वाक्य कहलाए। क्या कहलाए? संयुक्त क्रिया के वाक्य कहलाए। अब संयुक्त क्रिया के अंतर हमने क्या क्या चीजें आपको बताई। संयुक्त क्रिया के अंतर्गत एक पॉइंट तो ये था जहां दो क्रिया एक साथ आरंभ हो, एक साथ समाप्त, संयुक्त क्रिया। आपने इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। जहां कार्य में निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो, लगातार हो, पानी बरस रहा है, निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। और नित्यता हो, जो चीज पहले भी रही है, अभी भी है और आगे भी रहेगी, उसको नित्यता कहती है, जो सदैव से चली आ रही है, तो नित्यता है। जहां सनातन सत्य हो, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित सनातन सत्य है, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, सनातन सत्य है। क्लियर? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया? 18 दिनों तक, सनातन सत्य है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण, सनातन सत्य है, क्योंकि इतिहास गुहा है, साक्षी है उस चीज का। जहां व्यवस्था हो, गरीब की जोरू सबकी भाभी हुआ करती है, तो गरीबी क्या है? व्यवस्था है। जहां कार्य की समाप्ति हो या अवकाश हो, संयुक्त क्रिया। जहां कार्य का आरंभ होना पाया जाता हो, संयुक्त क्रिया। क्लियर? तो ये 6 कंडीशन किसकी थी? हमारी संयुक्त क्रिया की। तो ये सारे के सारे सेंटेंस किसके कहलाए? संयुक्त क्रिया। और आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक कंडीशन और ऐड कर देता हूं, जब दो क्रिया के बीच में योजक चिन्ह अर्थात हाइफन हो, योजक चिन्ह हो, तो वो भी क्या कहलाते हैं? संयुक्त क्रिया। तो जब दो क्रियाओं के बीच में योजक चिन्ह अर्थात हाइफन हो, योजक चिन्ह क्या होता है? इस वाले चिन्ह को हम योजक चिन्ह बोलते हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे? हमारी संयुक्त क्रिया। तो कल पढ़ेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। क्या करेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर? और ये कौन सा है? ये 6 पॉइंट है हमारा। क्या है? 6 पॉइंट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी कराएंगे आपको कल। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। कल मिलते हैं फिर इस क्रिया वाले टॉपिक के